गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन पार्लियामेंट देख रहे थे कि कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि संसद में कई प्रकार के कार्यवाहियां की जाती हैं, जिसमें तो एक सिंपल है जो आप जानते हैं कि विधेयक को पारित करना। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कि संसद में केवल चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन उन चर्चाओं का अपना एक परिणाम होता है, वो यूजलेस नहीं होता है। तो उन्हीं चर्चाओं के क्रम में एक प्रकार का या कहिए कि एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसको हम मोशन कहते हैं। मोशन हो गया, रेजुलेशन हो गया, जिसको हिंदी में संकल्प कहते हैं। तो कल हम लोग देखे थे पहला निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। निंदा प्रस्ताव में था कि इसमें सरकार की निंदा की जाती है, तो ये विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। और बताए थे कि इस क्यों लाया जाएगा, ये क्यों लाया गया या क्यों लाया गया है, इसका कारण बताना पड़ता है कि किस बिंदु पे सरकार की निंदा करनी है। तो यूपीएससी में खास करके जैसे दे देगा कि निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 4 अपना स्टेटमेंट रहेगा, 1 2 3 4। नीचे चॉइस में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, इस टाइप से करके। तो आपको सारे इससे संबंधित प्रावधानों को ध्यान से देखना है और समझना है। अगला है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। मैं अपने नोट्स को आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं, देखिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है? ठीक से हो? कोई ऑन किया है? अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, यह विपक्षी सदस्य द्वारा लाया जाता है। इसमें उन कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होता जिन पर यह आधारित होता है। देखिए, निंदा प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना था, क्यों ला रहे हैं, लेकिन यहाँ कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। यह सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है या करना पड़ता है। स्क्रीन उल्टा है, एक। अब ठीक है, चलिए। अब सही दिखाई दे रही है सबको? चलिए, तो देखिए, यह सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र करना पड़ता है। किसी एक सत्र में एक से अधिक, से छूट गया है, किसी एक सत्र में एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और देखिए, साइड में लिखा है कि इंट्रोडक्शन के लिए 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा? नाम से ही स्पष्ट है, अविश्वास। कि जब विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार सदन में अपना बहुमत खो दिया है, सदन में अपना बहुमत खो दिया है, तो विपक्षी पार्टी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और सरकार से कहेगी
कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। यदि बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो स्पष्ट है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसे फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा। हालांकि 1999 में जो वाजपेयी जी 1 वोट से हार गए थे, वो अपना विश्वास प्रस्ताव लाए थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए, 1 वोट से हार गए थे और त्यागपत्र देना पड़ा। उसी के बाद जो इलेक्शन हुआ, फिर बहुमत में आए और अपना रहे कुछ साल, 2004 तक ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना त्यागपत्र दे के कि फिर से चुनाव करा देते हैं, समय से पहले ये त्यागपत्र दे दिए थे और नतीजा हुआ कि हार गए। उस समय का नारा था शाइनिंग इंडिया, आप लोगों को शायद पता न हो। तो ये रहा आपका अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए, दूसरा है विश्वास प्रस्ताव, उल्टा। दूसरा है कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास के उल्टा हो गया विश्वास प्रस्ताव। बार बार सरकार पे ये आरोप लगाया जाएगा कि सरकार बहुमत खो दी है, सरकार बहुमत खो दी है, विपक्षी वाला चिल्लाते रहता है। तो सरकार कहती है कि भाई तुम तो खो दिए तो ले आओ अविश्वास प्रस्ताव, बहुमत खो दिए तो अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। अगर विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता है और गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारे पास बहुमत है, तो गवर्नमेंट फिर विश्वास प्रस्ताव ला देती है कि लो हम अपना सदन में बहुमत सिद्ध कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि बहुमत सिद्ध करना है, इसलिए इसमें राज्यसभा का कोई काम नहीं है। बहुमत का काम कहाँ है? लोकसभा में। सरकार कब बनती है? जब लोकसभा में बहुमत हो। तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? लोकसभा में। राज्यसभा से इसको मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या हो फातिमा, है ना? तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विपक्षी पार्टी और विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगी? गवर्नमेंट, सरकार, जो पार्टी अपना ये है। तो अभी अगर ले लें तो विश्वास प्रस्ताव भाजपा लाएगी। मान लीजिए अभी तो कोई चिल्ला नहीं रहा है कि सदन में बहुमत खो दिया, सदन में बहुमत खो दिया। अब जिसे अभी देखिए बिहार में हो सकता है, बिहार में समाचार के माध्यम से ऐसा पता चल रहा है कि नीतीश और इसमें भाजपा में लगता है कि अंदरूनी अनबन है, लेकिन है या नहीं है पता नहीं है। अगर स्पष्ट कहीं से भी संकेत मिलने लगे कि अनबन है और भाजपा सपोर्ट नहीं करना चाहती है, तो अब विपक्षी जो है राजद चिल्लाना शुरू करेगा कि नीतीश कुमार सदन में बहुमत खो दिए हैं, नीतीश कुमार सदन में बहुमत खो दिए हैं, अपना बहुमत सिद्ध करें। तो फिर नीतीश कुमार ले आएंगे अपना विश्वास प्रस्ताव। ये विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में भी आती है और राज्य के विधानसभा में भी आती है, क्योंकि यहां भी सरकार है और वहां भी सरकार है, दोनों जगह सेम है। चलिए अगला देखिए, अब है स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। राज्यसभा में जाएगा ही नहीं। राज्यसभा से मतलब क्या है? राज्यसभा में अगर गिर भी गया है, राज्य में नहीं बोले हैं, राज्यसभा नहीं कहे हैं, राज्य में, राज्य के विधानसभा में, राज्यसभा में तो जाएगा ही नहीं। राज्यसभा से मतलब क्या है? राज्यसभा में कोई विधेयक भी अगर पारित नहीं हो पाता है गवर्नमेंट का, तो उससे सरकार नहीं गिरेगी। बहुत सारी ऐसी, भाजपा ही थी शुरू में, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा में बहुमत नहीं था इनको, क्योंकि उस समय नया नया बने थे और हर जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस का ज्यादा सीट था। इसी वजह से 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो पाया था कि लोकसभा में तो बहुमत था, राज्यसभा में पारित ही नहीं हो पाएगा।
तो ये सब चीजें, तो इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में अगर सरकार का कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुमत कहाँ होना चाहिए? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा से मतलब नहीं है। फिर अपना बिल पास कराने के लिए मान मनोबल होता है, सबको जुटाया जाता है। अब आइए एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन का मतलब रोक देना, स्थगित कर देना का मतलब क्या होता है? रोक देना। ये जो सदन की कार्यवाही चल रही है, अभी मान लीजिए अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट पर चर्चा हो रही है, तो उसको रोक दिया जाएगा। देखिए क्या है, क्यों रोका जाएगा? देखिए, इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर मामलों पर सदन का ध्यान केंद्रित किया जाता है जिस विषय या मामलों पर शीघ्र विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके स्वीकृत होने पर सदन के सारे कामकाज, सामान्य कामकाज को रोककर इस विषय पर चर्चा किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को होगा, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए भी कम से कम 50 सदस्य की स्वीकृति चाहिए, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव में था। स्थगन प्रस्ताव समझ में आया? मान लीजिए अभी बजट पे चर्चा चल रही है सदन में और चीन के साथ कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है, चीन के साथ कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है या देश में अन्य कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो उस मुद्दा से निपटने के लिए कि होगा कि पहले बजट से ज्यादा जरूरी है कि पहले इस पर चर्चा किया जाए। तब क्या किया जाएगा कि बजट पर जो चर्चा वाली कार्यवाही है उसको रोककर और फिर उस पर चर्चा की जाएगी। ये बहुत गंभीर मामले में होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए, ये हुआ स्थगन प्रस्ताव। अगला देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सदन का सदस्य अविलंब लोकसभा के सदन का सदस्य अविलंबीय लोक महत्व के विषय की ओर 1 मिनट जरा सा आप लोग रुक जाएंगे। इसको ना जूम करके भगाते हैं तो नहीं भगता पेज में। देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण का मतलब ध्यान आकर्षित करना। ध्यानाकर्षण का हिंदी क्या अर्थ क्या होगा? ध्यान को आकर्षित करना। तो कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर सदन का या सरकार का ध्यान नहीं है। जैसे हमारे विचार में एक हमेशा मुद्दा चलता है कि हर जगह गवर्नमेंट न जाने कितना करोड़ों अरबों रुपया पैसा बहाती है जल संरक्षण पे। टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में हर जगह ऐड देती है जल संरक्षण, जल संरक्षण, जल संरक्षण, है कि नहीं? जल संरक्षण, जल संरक्षण। लेकिन सरकार खुद नहीं जल संरक्षण पर कोई काम करती है। आज देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल सासाराम का ले लीजिए। हर गली में सप्लाई वाटर का पाइप फटा हुआ है, सब पानी बर्बाद बह रहा है। सोचिए, उससे केवल पानी बर्बाद नहीं हो रहा है,
उस मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रहा है, उसको चलाने के लिए न जाने कितने एम्प्लॉय रखे हैं, उनका वेतन बर्बाद हो रहा है, और पब्लिक के पास पानी ही नहीं पहुंच रहा है। अभी सप्लाई वाटर का लगभग 60 से 70% नाली में बहता है। सोचिए, गवर्नमेंट खुद जल संरक्षण पर अपना नारा दे रही है, और गवर्नमेंट मशीनरी खुद नाली में पानी बहवा रही है। तो इस पर क्या होना चाहिए? अर्जी दे दे के थक गया लोग, अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है, क्या होगा? तो अब कोई पढ़ा लिखा विपक्षी और समझदार होगा, तब सदन में यह मुद्दा उठाएगा। जब सदन की कार्यवाही चलेगी, कि जल संसाधन मंत्री को खींचेगा कि मंत्री महोदय, आप तो इतना करोड़ों अरबों रुपया ऐड पर खर्चा कर रहे हैं कि जल संरक्षण करिए, जल संरक्षण करिए। अगर वही करोड़ों अरबों रुपया केवल आप अपने विभाग को सुधारने पर खर्च कर दें, तो न जाने कितना पानी संरक्षित हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यही है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसी टाइप के अन्य जो अति आवश्यक मुद्दे हैं, उस पर किसी मंत्री का ध्यान खींचा जाता है। तो ये हुआ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है। देयर इज नो कॉलिंग अटेंशन मोशन इन राज्यसभा। देखिए, ये भी राज्यसभा में नहीं आता है। इंस्टेड देयर एग्जिस्ट ए मोशन कॉल्ड मोशन ऑफ पेपर्स। वहां राज्यसभा में इसको कहते हैं मोशन फॉर पेपर्स। चलिए अगला देखिए, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। अगला है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। कटौती प्रस्ताव क्या है? नाम से ही लग रहा है कटौती करना। तो कटौती कहां की जाएगी? खर्चा में। कटौती कहां की जाएगी? खर्चा में। तो ये अभी जो बजट चल रहा है उसमें लाया जाएगा कि कोई मंत्रालय अगर लगता है कि ज्यादा रुपया का डिमांड किया है, इतना इसको जरूरत नहीं है, तब विपक्षी पार्टी कटौती प्रस्ताव लाएगी कि भी सड़क मंत्रालय 1 लाख करोड़ का डिमांड किया है, ये कुछ अपना ज्यादा है, इसको कम किया जाए। या किसी प्रोजेक्ट पर कि इस पर इतना खर्चा होगा, इसको कम किया जाए, तो इसको कहते हैं कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं, केवल रुपया कम करना ही इसका मकसद नहीं है। तो देखिए, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, यह बजट की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें अनुदानों के मांग में कटौती की जाती है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का है। देखिए, पहला नीतिगत कटौती। पहला नीतिगत कटौती, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसको केवल पॉलिसी कट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य किसी खास मांग की पृष्ठभूमि में विद्यमान नीति को अस्वीकृत करना होता है। इसके द्वारा अनुदान की मांग में 1 रुपए की कटौती की जाती है। तो इसका मकसद क्या है? सरकार के नीति की आलोचना करना कि सरकार जो रुपया खर्च कर रही है वो सही नहीं खर्च कर रही है। तो केवल सरकार की आलोचना करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है, और सांकेतिक रूप से 1 रुपए की कटौती की मांग की जाती है। ये लाना ही बहुत बड़ी बात है।
पारित तो होगा नहीं। पारित होगा कभी लोकसभा में? पारित हो जाने का मतलब क्या कि सरकार अपना बहुमत खो दिया, इस्तीफा देना पड़ जाएगा, पारित ही नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि सरकार की कम से कम निंदा तो हुई, अखबार मीडिया पेपर में ये छपेगा तो कि इस मुद्दे पर नीतिगत कटौती लाई गई है। लेकिन अब तो देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो ये सब चीज अब बेमानी हो गया है। नहीं, सरकार का इस पर कुछ असर पड़ता है? सब देखिए चिल्ला रहा है टीवी पर ही, टीवी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया पर नौटंकीबाजी हो गया है। वो उसका कटाक्ष खोज रहा है और वो उसका कटाक्ष खोज रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए आगे आते हैं। देखिए इसको कहते हैं नीतिगत कटौती। तो नीतिगत कटौती में कितने रुपए की कटौती की जाती है? 1 रुपए की। अच्छा, इसमें जो सेंटेंस दिया गया है सब सेंटेंस को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। ये एक एक दो दो पेज पढ़ के तब 2-3 लाइन निकाला गया है, एकदम क्रॉक्स, जो कि एकदम क्वेश्चन में लाइन सेट किया जाएगा। उस पर और सारा चीज है, लेकिन ये सब मेन है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज देखिए आवाज नहीं जा रही है, साउंड ले आ रही है सर, माइक तो ऑन है, साउंड नहीं आ रहा सर आपका? आवाज जा रही है? हो जी सर, आवाज जा रही है। देखिए आप में प्रॉब्लम है, माइक ऑन है मेरा। और विशाल आवाज जा रही है? यस सर आ रही है। देखिए तो विकास जी आप में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं सर, ब्लूटूथ ऑन किए थे। सॉरी सॉरी। और हो सदब, सोनाली आवाज जा रही है? यस सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। देखिए विकास जी, समस्या अरे नहीं सर, ब्लूटूथ ऑन किए थे। आए? ठीक है सर, ठीक है, ब्लूटूथ ऑन था। तो अब आइए, अगला है अर्थगत कटौती, इकोनॉमी कट। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी मद में मांग की गई राशि में कटौती है। इस यहाँ पैसा का कटौती किया जाएगा कि ये ज्यादा पैसा का डिमांड किया है, इतना माइनस किया जाए। और तीसरा है टोकन कट। तीसरा है टोकन कट, प्रतीक कटौती। इसका उद्देश्य सरकार के किसी नीति विशेष के प्रति विरोध करना है। इसमें 100 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। तो एक तरह से पॉलिसी कट और टोकन कट लगभग सेम है, प्रक्रिया में कुछ अंतर होता होगा तो, लेकिन लगभग सेम है। चलिए, ये तो हो गए आपके कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के कौन कौन? नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और प्रतीक कटौती, टोकन कटौती। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। इस आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तो ये क्या होता है? देखिए, तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। यानी कि जो मंत्री हैं सदन में आएंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब वो मौखिक रूप में देंगे, लिखित रूप में नहीं। उत्तर देते समय सदस्य
अपने संबंधित पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, उत्तर देते समय पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं का मतलब जब सदन में मंत्री जवाब दे रहे हैं तब बीच में खड़ा होके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तारांकित में। अब देखिए दूसरा है अतारांकित। तो 1 मिनट जरा सा रुकेंगे, हम नेक्स्ट पेज ले आए। देखिए दूसरा है अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब जो डिस्प्ले पर दिखला रहे लिखा हुआ है एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना कि छोटा दिखाई दे रहा है? देखो तो जूम किए हुए बहुत। अतारांकित प्रश्न दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है, और बड़ा करें? नहीं सर, अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इससे संबंधित कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो अतारांकित अनस्टार्ड क्या हो जाएगा कि लिख के मान लीजिए कि किसी चीज पर मंत्री से सवाल पूछना है कि भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, मंत्री महोदय सदन को इसकी जानकारी दें। कोई अपना प्रश्न पूछ दिया और उस पर स्टार नहीं लगाया, वो अतारांकित है। तो अपना अब उसका जवाब मंत्री महोदय को लिखित रूप में सदन को देना होगा। तो वो क्वेश्चन अपने विभाग के सचिव को देंगे कि भाई इसका आंसर तैयार करो। अब सचिव पूरा आंसर तैयार करके जिस दिन उनको डेट समय अपना मिलेगा लाके दे देंगे। हाँ, अब इस पर सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है, बीच में नहीं पूछ सकता है। और सुन लीजिए, सदन में पहले भी बताए थे किस दिन किस चीज पर चर्चा होगी, ये सब पहले से फिक्स रहता है, तय रहता है। जैसे आपका क्लास है, आज ये टॉपिक चलेगा, पहले से तय है। ये नहीं कि आज पॉलिटी पढ़ाया, कल आए तो अरे चलो आज ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर परसों आए तो चलो आज तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। पहले से तय है कि आज ये होगा, कल नेक्स्ट इसके आगे होगा। उसी टाइप से संसद में हर चीज पहले से, अध्यक्ष लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति, पहले से हर चीज फिक्स रहता है कि आज इस पर इतने बजे चर्चा होगी। रैंडमली कुछ नहीं होता है। तो इसी टाइप से ये सब जो प्रश्न है, इस सब का भी जवाब देने का समय पहले से तय रहता है। आगे देखिए, और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। ये प्रश्न पूछने का भी बड़ा तरीका है, उसमें पता ना है कितना दिन पहले जवाब देना पड़ता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को या उनको राज्यसभा के सभापति को और कुछ दिन पहले न सब लिख के देना पड़ता है कि हम प्रश्न पूछने वाले हैं, एक्सेप्ट होगा, तब जाके उनका ये प्रक्रिया प्रारंभ होगा। अब आइए अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देखिए ये क्या होता है, यह किसी लोक महत्व के विषय से संबंधित होता है जिसे सामान्य प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन पूर्व की सूचना दिए जाने की कम अवधि में सूचना में वे यह किसी लोक महत्व के विषय से संबंधित होता है
जिसे सामान्य प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन पूर्व की सूचना दिए जाने की कम अवधि में सूचना देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब समझ गए ना कि जो अदर जो क्वेश्चन है वो कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देकर पूछना होगा, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न ये जो 10 दिन कम से कम समय सीमा है उसकी आवश्यकता नहीं है, उससे पहले भी पूछ सकता है। तो अब ये है कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा तब, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा तब, ऐसे नहीं। चलिए, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, संसद में या सदन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके प्रकार। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। अब नेक्स्ट आइए, देखिए एक शब्द आप लोग सुनते हैं प्रश्न आवर, क्वेश्चन आवर। ये एक नई परंपरा प्रारंभ की गई थी संसद में, या की गई है, पहले नहीं था। देखिए, सामान्यतः सदन की प्रक्रिया का प्रथम 1 घंटा सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए होता है, इसे ही प्रश्नकाल कहते हैं। सामान्यतः सदन की प्रक्रिया का प्रथम 1 घंटा सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए होता है, इसे ही प्रश्नकाल कहते हैं। अब देखिए, एक होता है शून्यकाल, हमेशा समाचार में आता है। शून्यकाल क्या है? देखिए, संसद के प्रक्रिया संबंधी नियम में इसको स्थान प्राप्त नहीं है। ये इसका मतलब यह है कि ये ऐसे ही अनौपचारिक है। यह प्रश्न काल के बाद का समय होता है जिसमें सदस्य अति शीघ्र सूचना या बिना सूचना दिए हुए कोई लोक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल बना दिया गया है कि भाई मान लीजिए प्रश्न पूछने वो सब जो था उसमें प्रक्रिया है, और किसी को ऐसे ही कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपना इस शून्यकाल में पूछ सकता है। चलिए, ये हो गया। ये सब ना संसद से संबंधित है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि जो संसद को विशेषाधिकार मिला है अगर उसका हनन होता है तो क्या होगा? ब्रीच माने उसका उल्लंघन करना, माने सीमा को लांघना, सीमा को लांघना। देखिए, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी सांसदों के विशेषाधिकार छूट गया है का अपमान या अतिलंघन करता है तो इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों का हनन कहा जाता है। देखो तादित्य का क्या, कोई क्रिया या मूल जो किसी सदन को या किसी सदन के कामकाज को या किसी सदस्य को रोकता है या बाधा पहुंचाता है, उसे संसद की अवमानना माना जाता है। मामला सुलझ गया। 19 से आया है, नीचे ही देखा ऊपर। देखिए, कोई क्रिया या मूल नहीं, भूल है, भूल जो किसी सदन को या किसी सदन के कामकाज को या किसी सदस्य को रोकता है या बाधा पहुंचाता है, उसे संसद की अवमानना माना जाएगा। An act or omission which obstruct to impedes either the House or the performance of the official function of the House or any member of the House is called contempt of Parliament. संसद की अवमानना, और संसद की अवमानना
बहुत बड़ा गुनाह है, उसके लिए सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये 61 ना, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, स्पीचेस और राइटिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द हाउस etc committees or its members, speeches or writings reflecting on the houses, its committee or its members. दूसरा, reflection on the character and impartiality of the speaker or chairman in the discharge of his duties. और तीसरा, publication of false or distorted report of the proceeding of the house etc. समझ में आया? देखिए, पहला का मतलब है कि स्पीचेस ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द हाउस कॉमा इट्स कमिटी और इट्स मेंबर, माने सदन के माने पर कुछ कमेंट करना गलत, या जो समिति है उस पर कमेंट करना गलत, या जो सदस्य हैं उन पर गलत कमेंट करना संसद की अवमानना मानी जाएगी। अगला देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन द कैरेक्टर एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ और चेयरमैन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उस पर कोई अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा कि नहीं ये भाजपा के है, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो ये संसद की अवमानना मानी जाएगी। और तीसरा, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स और डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, के सदन की जो कार्यवाही है उसका कोई अगर गलत समाचार प्रकाशित करता है, गलत समाचार प्रकाशित करता है या गलत उसके विषय में कोई सूचना देता है, तो इसको भी संसद की अवमानना माना जाएगा और उसके लिए उसे सजा हो सकती है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 61। चलिए, अगला टॉपिक है हम लोगों का पार्लियामेंट्री कमिटी, संसदीय समितियां, जो पीछे हम लोग छोड़ चुके थे। आते हैं पेज नंबर 62 पर। देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसदीय समितियां। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि संसद के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर विधेयक पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सके। हर विधेयक पर विस्तार पूर्वक चर्चा, एक एक लाइन, जब तक एक एक लाइन नहीं देखा जाएगा तो सरकार जो कानून बना रही है उसमें 200 पन्ना, 400 पन्ना, 500 पन्ना रहता है, उसमें अंदर में कुछ ऐसा क्लाउज जोड़ देगी जो जनता के लिए हानिकारक हो सकता है। तो वैसे परिस्थिति से बचने के लिए क्या किया जाए कि ताकि उस पर चर्चा हो सके, तो सदन का समय बचाने के लिए और सदन की जो मतलब कहिए कि
मजबूरी है कि सब पर चर्चा नहीं कर सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए ये समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां, इनको अपना ऑफिस मिलता है वहीं संसद भवन में, और जो भी मेंबर्स हैं टाइम टू टाइम इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करते रहते हैं लोग, ठीक है। और ये अपना रिपोर्ट संसद को देंगे, सदन को देंगे अपना। जो उसमें उनको गलती दिखेगी तो बताएंगे कि ये गलती है, और जो सुझाव देना होगा देंगे। तो संसदीय समितियां भी कई प्रकार की होती हैं। तो देखिए, as the domain of mankind increases both in volume and variety, so has that of state। इसका मतलब कि मनुष्य का डोमेन माने जो उनकी कार्य शैली है या कार्य का क्षेत्र है, आप देखिए जैसे जैसे बड़ा होते जा रहे हैं आप पर उत्तरदायित्व तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से भारत की जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए प्रकार के काम आते जा रहे हैं, नए नए प्रकार के। अरे चार्जर तो लगाए नहीं थे। हाँ, नेक्स्ट, जो पिछले वीडियो में हम लोग संसदीय समितियां देख रहे थे, अब आगे चलेंगे। टेक्निकल एरर थोड़ा सा आ गया था, तो हाँ, अभी इस पे आप लोगों के स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं पेज नंबर 62। देखिए, as the domain of mankind increases both in volume and variety। वॉल्यूम मतलब मात्रा और वेराइटी बने प्रकार। जो काम है उसकी मात्रा भी बढ़ रहा है। काम की मात्रा मतलब जैसे मान लीजिए बिजली विभाग, तो बिजली विभाग में पहले जब आबादी कम था तो देखिए एक ट्रांसफार्मर से पूरा मोहल्ला चलता था, और अब एक मोहल्ला में 10 ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ रहा है। ये हो गया वॉल्यूम। और मात्रा, पहले ज्यादा विषय पर कानून नहीं था, अब साइबर क्राइम, ये क्राइम, वो क्राइम, नया 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 विषय निकलता चला आ रहा है, और हर चीज पर सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है। तो सरकार के ऊपर काम की मात्रा भी बढ़ रही है और काम के प्रकार के संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो ये चीज संसद पर भी हो रहा है, ये चीज संसद के लिए भी है। तो ऐसी स्थिति में संसद क्या करे? दिन साल में उतने 365 दिन है, इसमें कमी वृद्धि नहीं हो रही है। और बल्कि जो पार्लियामेंट का वर्किंग आवर है, रियल आउटपुट कम होता जा रहा है पहले से। रियल आउटपुट मतलब 365 दिन में जितना घंटा पहले बहस होता था, काम होता था, अब तो मारामारी में चला जाता है। जहां सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुआ कि हल्ला गुल्ला, इसीलिए कुर्सी हटा के कुर्सी नट बल्टू से कसवा दिया कि कोई कुर्सी रहेगा ना उठाएगा, नहीं तो पहले उठा के कुर्सी ही चलाना शुरू कर देता था, कहता लो अब कसवा। इसीलिए माइक हटवा दिया, माइक उखाड़ लेता था सब, माइक रखा रहता था वो हटा के माइक्रोफोन ऐसा करवा दिया कि उखड़वे नहीं करेगा, जा। तो सोचिए, ऐसे हमारे सांसद हैं, इसको डेवलपमेंट कहिए या सदन का सुरक्षात्मक कार्य कहिए। सदन के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही, तो स्थिति में सदन अपने कैसे निपटाए
अपने कामों को कैसे निपटाए, सो एज दैट ऑफ स्टेट, माने राज्य का भी काम। द लेजिस्लेचर ऑफ द मॉडर्न टाइम हैव come to perform complex and enormous quantity of work। enormous माने बहुत ज्यादा, enormous quantity of work because of the paucity of time, मतलब समय की कमी। a considerable amount of, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए पूरा इंग्लिश में ही है, समझ में आ रहा है ना? हम समझा दे रहे हैं, सुन लीजिए, फिर वीडियो देख के आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वीडियो देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंग्लिश ना बहुत सुंदर रहता है भाई, मैंने इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन होता है वो अच्छे से समझ में आता है। हिंदी में ना इंग्लिश के एक शब्द को मैंने करने समझाने के लिए कई शब्द का यूज करना पड़ता है। इंग्लिश में कई शब्द के लिए एक के शब्द हो जाता है। देखिए लिखा है पैक्विटी, अब उससे अपना हो गया समय की कमी। हाँ, देखिए तो लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो a considerable amount of a function of legislature, especially the initial stage of the functions, are nowadays handled by the committees appointed or elected for such purpose। यानी उस काम को करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए, समय की कमी को दूर करने के लिए ये संसदीय समितियों का गठन या चयन किया जाता है। Most of these committees function under the direction of the speaker and submit their report of the Lok Sabha or to the speaker। तो अधिकांश समितियां बहुत प्रकार की होती हैं। अधिकांश समितियां लोकसभा के नेतृत्व में कार्य करती हैं, राज्यसभा के नहीं। और मैक्सिमम जो समितियां हैं, केवल जो स्पेशली राज्यसभा की जो अपनी विशेष समिति है उसको छोड़कर बाकी सभी जो समितियां हैं सभी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। देखिए लिखा होगा most of these committees function under the direction of speaker। डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर किसको कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। and submit their reports of the Lok Sabha or to the speaker। they are essentially committees of the Lok Sabha। they are essentially committees of the Lok Sabha। तो जो लोकसभा की रहेगी तो उसको तो देना ही है। the parliamentary committee are generally classified under two heads। दो प्रकार की पहले भी बताए थे, स्टैंडिंग कमिटी एंड एड हॉक कमिटी। बताए थे ना कि स्टैंडिंग कमिटी हो गया जो हमेशा रहता है, और एड हॉक हो गया कि किसी विशेष पर्पस पर जांच करने के लिए बनाई जाती है। देखिए स्टैंडिंग कमिटी एंड एड हॉक कमिटी। एड हॉक कमिटीज आर अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस and they cease to exist after they complete the task assigned to them and submit a report to the Lok Sabha or to the speaker। तो एड हॉक कमिटी अपना रिपोर्ट देने के बाद खत्म हो जाती है। मान लीजिए किसी घोटाला के जांच करने के लिए बनाई है, तो अब जब घोटाला का जांच हो ही गया तो अब वो कमिटी क्या करेगी?
अब उसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसे भंग कर दिया जाता है। आगे देखिए, स्टैंडिंग कमिटी आर परमानेंट कमिटी बट whose members are either elected or appointed or nominated by house of the parliament or by the speaker। लेकिन इनका भी कार्य का स्टैंडिंग कमिटी आर परमानेंट बट हुज इतना इलेक्टेड टाइम बताएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी विथ देयर स्ट्रेंथ इज, स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट होती है लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल होता है। लगता है मिस कर गया है लिखने को। अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द स्पीकर। The most important committee with their strength in brackets are as follows। अब देखिए मेन कमिटी कौन कौन सी है उसका लिस्ट दिया गया है और ब्रैकेट में दिया गया है कि उसमें कितने मेंबर होंगे, याद रखना है। हालांकि सबको नहीं, एक जो है एग्जाम में उसी को बीपीएससी पूछता है, एस्टिमेट कमिटी। आगे आएगा, देखिए ये तो बहुत सारा कमिटी दिया है, इसका कोई काम नहीं है तो नाम सुन लीजिए। इसके अलावा भी कमिटियां हैं, हो सकता है कि इसमें से कुछ कमिटियां खत्म भी हो गई हैं, कुछ कमिटियां नई भी बनती हैं, ये इनकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, हाँ यही मेन है, देखिए टिक लगा हुआ है ना, यही मेन है एस्टिमेट कमिटी। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30। देखिए जिस पर टिक लगा हुआ है वही मेन है, बाकी नहीं है ना। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, जनरल पर्पस कमिटी, हाउस कमिटी, ज्वाइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लाइब्रेरी कमिटी, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, कमिटी ऑन पटिशंस, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। लोक उपक्रम समिति, इसको हिंदी में कहते हैं लोक उपक्रम समिति। इन सबों के विषय में आगे डिटेल में है। रूल कमिटी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और डी डिपार्टमेंटली, हाँ पब्लिक अकाउंट कमिटी नहीं आया है, हाँ का ये था कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा समिति, ये भी आई है। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, हर मंत्रालय का अपना अलग। अब देखिए द स्टैंडिंग कमिटी में भी द स्टैंडिंग कमिटी में भी कन्वेंशनली क्लासिफाइड एज द फॉलोज। तो इस सब का काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, जो माने विषय के अनुसार। और ये लास्ट में फाइनेंशियल जो कमिटी है वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में दिया है ना एस्टिमेट कमिटी, ऊपर वाले का काम नहीं है। देखिए इसमें आते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 64 पर। देखिए पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटी। तो मेन वही तीनों है, एस्टिमेट कमिटी और दूसरा पब्लिक अकाउंट कमिटी लोक लेखा समिति और तीसरा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमिटी और दूसरा पब्लिक अकाउंट कमिटी लोक लेखा समिति। तो सुनिए कितना बचा है अभी। चलिए
ये तो कल खत्म हो जाएगा। आज ना इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, 57 हो चुका है, समझाएंगे आराम से कल। कल हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। आज हम उसका फोटो ग्रुप में सेंड करा देंगे, तो आप लोग उसको लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट आज तो अंकित का टेस्ट है। अंकित के बाद किसका है? अंकित के बाद किसका है? अच्छा 1 मिनट, हम रिकॉर्डिंग रोक लेते हैं, जरा सा रुकिए। हाँ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। सभा समाप्त की जाए।